नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको यहाँ पर हमारी जो पर्यावरण शिक्षा चल रही है उसके पॉइंट को देखते हुए हमें जल्दी सिलेबस भी ख़त्म करना है। तो एक ही वीडियो में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट रखे हुए हैं ताकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए जल्दी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है अभी हमारा और कई सारे पेपर हैं, उसमें कई सारे यूनिट्स भी हैं। तो उसको देखते हुए आज हमने यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर 3 पॉइंट रखे हैं और वीडियो हो सकता है हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है। हमें सिलेबस करने का एक पूरा टाइम जो है सिलेबस को पूरा करना है, ना कि हमें ये टाइम देखना कि लंबी हो रही है या कम टाइम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारा बीएड सेकेंड ईयर या 4th सेमेस्टर से संबंधित है पर्यावरण शिक्षा। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए रणनीतियाँ, उसके विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के लिए इसके 2 क्षेत्र, और इसके अलावा हमने यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि पर्यावरणीय शिक्षा में समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका। इन तीनों पॉइंटों को लेखा हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम पॉइंट जो है वो देखते हैं कि विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के लिए क्षेत्र। तो यहाँ पर जो विद्यालय स्तर पर पर्यावरण के जो क्षेत्र चुने गए हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से हम मजबूत बना सकते हैं या एक जनसंचार के माध्यम से हम किस तरीके से एक जनसंख्या को एक जागृत कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो वो 2 प्रमुख तत्व ऐसे हैं जो कि विद्यालय रूप के आधार से हम 2 लोगों को अगर हमने जागृत कर दिया, मजबूत बना दिया, तो हमारा पर्यावरण जो है वो अपने आप ही मजबूत होता चला जाएगा। उनमें से हमारा सबसे पहले आता है छात्र, यानी कि स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट को विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि वो पर्यावरण को समझे, उसकी महत्ता को समझे और उसी के हिसाब से अपना आचरण व्यक्त करे, तो वहां पर हमने एक छात्र को समझाने का मतलब ये है कि हमने 10% पृथ्वी को हमने बचाया। पर्यावरण जो हमारा एक प्रदूषण फैला हुआ है उस वातावरण को हमने एक मजबूत बनाया, स्वस्थ बनाया। तो यहाँ पर छात्रों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ये तो इसका पहला पक्ष हो गया, क्योंकि विद्यालय में छात्र जो है अपना अधिकतम समय निकालता है, यानी 24 घंटे का जो समय होता है उसमें सबसे ज्यादा जो समय निकालता है वो विद्यालय में छात्र अपना उस समय को देता है। तो विद्यालय का एक ये दायित्व होता है कि छात्र को इससे अवगत कराया जाए कि किस प्रकार की शिक्षा हम उसे दे रहे हैं, जिस शिक्षा का कोई महत्व है और वो उसको अपने अंदर धारण करे। और वो यहाँ पर अगर पर्यावरण शिक्षा की बात चली है तो पर्यावरण संबंधित हमें वो सारी जानकारी एक छात्र को देनी चाहिए कि किस तरीके से वो पर्यावरण को मजबूत बनाने में अपना सहयोग, अपना योगदान कर सकता है। तो पहला तो इसका छात्र हो गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर प्रौढ़। प्रौढ़ से मतलब यानी कि एडल्ट वो व्यक्ति होता है जो अपनी उम्र को इतना अनुभवशील बना चुका है और उसके अनुभव के आधार पर यहाँ पर प्रौढ़ को रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रौढ़ के अंदर वो सारे अनुभवशील बातें आ जाती हैं। वो अपने अनुभव के आधार पर इतना जीवन व्यतीत कर चुका है, क्या सही है क्या गलत है वो सारी चीजें उसके दिमाग में है, उसके अंदर है। तो वो सारा अनुभव वो एक अपने परिवार में, समाज में या हर एक छात्र को इस तरीके से बता सकता है अपने अनुभव के द्वारा कि हम कितना सोच रहे हैं, हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो अगर हमने प्रौढ़ को इस चीज से अवगत करा दिया, अब यहाँ पर विद्यालय के आधार से बताया है, तो विद्यालय में प्रौढ़ कैसे जाते हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी बने हैं उन लोगों के लिए जो कि पढ़े लिखे नहीं है, तो अशिक्षित है उनके लिए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर वो तो है ही है, उसके साथ साथ हम देखते हैं तो प्रौढ़ के लिए कुछ कार्य ऐसे भी दिए जाते हैं कि बालक को जब जो कार्य दिया जाता है वो कार्य जब बालक घर जाकर के करता है तो उसमें प्रौढ़ जो है यानी उसके परिवार के व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और वहां पर उस चीज को तो ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए, ऐसा होमवर्क देना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि बालक के साथ साथ जो प्रौढ़ है, परिवार के लोग हैं, वो भी इस चीज को समझे कि हमारे लिए पर्यावरण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के जो 2 क्षेत्र हैं, स्टूडेंट एंड एडल्ट, तो वो जो है यहाँ पर हमने देखा दोनों किस तरीके से प्रभावित होते हैं कि इन दोनों को ही इस विषय पर शिक्षा देना आवश्यक है। क्योंकि जब ये दोनों मजबूत हो जाएंगे तो अपने अनुभव के आधार पर हर वातावरण को, जहां वो रह रहे हैं उस वातावरण को, पूरी पृथ्वी को इस तरीके से सुरक्षित करने में एक भूमिका अपना एक इस तरह से योगदान वो दे सकते हैं जहां पर हम पर्यावरण को मजबूत कर सकते हैं। बालक सीखने के आधार पर और एडल्ट जो है वो अपने अनुभव के आधार पर। तो दोनों का जब संगम होता है, दोनों की विचारधाराएं जब मिलती हैं
तो वहां पर हम एक ऐसी भूमिका तैयार करते हैं जो कि हमारी एक सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है, और उस महत्ता को समझते हुए हम पर्यावरण को उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं, उसको स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्षेत्र। अब हम ये देखते हैं, मेन पॉइंट हमारा ये आता है कि पर्यावरण शिक्षा की रणनीतियां। ये किस तरह की ऐसी रणनीतियां हैं, कुछ इसको शिक्षण विधियों के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पेपरों में ये आ जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि पर्यावरण शिक्षा की रणनीतियां क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उससे अवगत कराइए, पहला। दूसरा इस तरीके से आ सकता है कि पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। तो वहां पर दोनों ही एक ही रूप होगा, यहाँ पर दोनों में यही चीज आएगी। तो वहां हम इस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ 14 जो है इनकी रणनीतियां या शिक्षण विधियां बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले आता है व्याख्यान। व्याख्यान का तात्पर्य यहाँ मैंने साथ में इसलिए जानकारी के लिए लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। व्याख्यान यानी विस्तार पूर्वक समझाना। जब पर्यावरण की बात चल रही है तो पर्यावरण के ऊपर एक इस तरह की बात, जब कोई बात होती है तो वहां पर हम एक विस्तार पूर्वक किसी को समझाया जाता है, उससे अवगत कराया जाता है, तो उस चीज को कहा जाता है व्याख्यान। वो एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक से संबंधित जो हम जानकारी देते हैं और विस्तार पूर्वक समझाते हैं, उसको कहा जाता है व्याख्यान। तो पहली रणनीति या शिक्षण विधि इसकी होती है व्याख्यान। दूसरी हम देखते हैं परिचर्चा। परिचर्चा का मतलब यह है बातचीत करना। आपस में जब बातचीत की जाती है तो छात्र को कक्षा के अंदर, अब ये बातचीत हमारी शिक्षक और छात्र के बीच में भी हो सकती है, ये वाली परिचर्चा हमारी अभिभावक और शिक्षक के बीच भी हो सकती है, ये वाली परिचर्चा हमारे समाज के व्यक्ति और किसी आपस में दो व्यक्ति हैं उनके बीच में भी हो सकती है। मतलब ये है कि यहाँ पर एक से दूसरा व्यक्ति यानी दो व्यक्तियों के बीच में एक परिचर्चा होती है। अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो पर्यावरण है, तो पर्यावरण के ऊपर एक ऐसी परिचर्चा करना जिसमें आपस में इस बात को समझें और अपने अंदर किसी चीज को, किसी ज्ञान को धारण करें, जो कि पर्यावरण अगर टॉपिक है तो पर्यावरण से संबंधित। तो यानी एक हमारा दूसरी शिक्षण विधि या रणनीति हमारी आती है परिचर्चा। फिर तीसरी हम देखते हैं प्रयोजना। प्रयोजना यानी कि रूपरेखा बनाना। एक ऐसी रूपरेखा बनाना पर्यावरण के ऊपर कि क्या सही है, क्या गलत है, किन किन पॉइंटों पर हमें विचार विमर्श करना है। अब जैसे मान के चलो, उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि प्रयोजना एक ऐसी रूपरेखा है और इस रूपरेखा पर हमें बात करना है, या इस चीज को हटाओ, मुझे आपको आज एक वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाने के लिए मुझे एक रूपरेखा तैयार करनी होती है कि किस तरीके से मैं एक वीडियो के अंदर 3 पॉइंटों को रख रही हूँ या 2 पॉइंटों को रख रही हूँ या केवल एक ही पॉइंट को रख रही हूँ। तो मुझे क्या कहना है, किस तरीके से समझाना है, वो सारी मैं रूपरेखा यानी कि प्रयोजना में पहले ही बना लेती हूँ ताकि आपको समय से वीडियो प्राप्त हो सके। तो ये मेरी एक प्रयोजना है, उसके आधार पर मुझे यहाँ पर क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो मैं उस चीज को अंजाम कैसे दूंगी, वो मेरे दिमाग में एक थीम है, तो उस चीज को कहा जाता है यहाँ पर प्रयोजना। फिर कहा जाता है अनुरूपण। अनुरूपण यानी कि वातावरण संबंधित अनुकूलन। वो वातावरण, वो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल जहां पर अपने आप को हम अनुकूलित कर सकें, सामंजस्य कर सकें कि किस तरीके से हम यहाँ पर रह रहे हैं, रहेंगे, या इसका परिणाम क्या होगा। तो वहाँ पूरा एक वातावरण के आधार पर हमें सोचना है और उसी के आधार पर हमें यहाँ पर अपने आप को समायोजित करना है। फिर आता है खेल। खेल के माध्यम से हम किस तरीके से समझाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। अब खेल का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पसंदीदा कोई भी खेल खेल रहे हैं, या क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि, वो वाले खेल नहीं है। खेल के माध्यम से हमें यहाँ पर एक उद्देश्य देना है, तो वो उद्देश्य हमारा इस तरीके से हो सकता है कि हम यहाँ पर अपना पर्यावरण का एक संदेश दे रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमारे नाटक हो सकते हैं, नाटिकाएं हो सकती हैं, गाना हो सकता है, किसी गाने के माध्यम से कविताएं हो सकती है, किसी कविता के माध्यम से। तो हमें एक पर्यावरण, हमारा अगर टॉपिक है, उस टॉपिक के आधार पर हमें उसको खेल का नाम दिया गया है कि किस तरीके से हम जनता को, जनसंख्या को समझा सकते हैं, व्यक्तियों को समझा सकते हैं कि पर्यावरण क्या है। फिर देखते हैं समस्या समाधान। समस्या समाधान, समस्या एक बनी हुई है आज के समय में, ये समस्या है पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, तो इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां हैं, उन युक्तियों को देख करके हम यहाँ पर जो है इस चीज को देखते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जांच एवं क्षेत्र, यानी क्षेत्र के अनुसार एक देख रेख करना, किस तरीके से हम अपनी व्यवस्था को बना सकते हैं उस क्षेत्र, यानी हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है, पर्यावरण सुरक्षित है अथवा नहीं है, तो उसको, क्षेत्र को हम किस तरीके से सुरक्षित बना सकते हैं, उसकी समय समय पर देख रेख करना क्या उचित है। वातावरण के आधार पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसा वातावरण बनाना है, हमारा क्षेत्र का वातावरण कैसा है, उसे उपयुक्त कैसे बनाया जा सकता है। तो ये चीजें इसमें
इसकी रणनीति है। फिर है प्रयोग, यानी कि कार्य या क्रिया करना। जब तक क्रियाएं नहीं की जाएंगी, प्रयोग नहीं किए जाएंगे, तब तक हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं बना सकते। तो समय के अनुसार जो उसकी डिमांड है समय की, उसके हिसाब से ही प्रयोग किए जाएं। फिर है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण यानी आधिकारिक निरीक्षण। एक ऐसा आधिकारिक निरीक्षण ये होता है कि अगर हमने कोई क्रिया की है या कोई प्रयोग करने वाले हैं, तो उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और उस जो भी हमारा आयोजन है उसको देखने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति बाहर से आता है, तो वो एक ऐसा निरीक्षण करने आएगा कि हमने किस तरह का प्रयोग किया था, उसका औचित्य क्या था, और उसके करने में क्या क्या हमने मेहनत की थी या कौन सी ऐसी रणनीतियां तैयार की थी। तो वो हमारा एक आधिकारिक एक निरीक्षण होता है, तो उसको कहा जाता है सर्वेक्षण। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि प्रदर्शन। जैसे प्रदर्शन का तात्पर्य दिखाना। प्रदर्शन, किसी चीज का जब प्रदर्शन किया जाता है तो उसका सर्वेक्षण होगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, तो प्रदर्शन करने के लिए हमने कुछ क्रिया यानी प्रयोग किए थे। प्रयोग करने के आधार पर जब हम प्रदर्शन करेंगे तो उसका सर्वेक्षण होगा, और जब सर्वेक्षण होगा तब जाके नतीजा सामने आता है। फिर देखते हैं विचार गोष्ठी यानी परिसंवाद। आपस में जब विचार गोष्ठियां की जाती हैं, तो वहां पर यह देखा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, और उसके माध्यम से हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कार्यशाला, यानी कि कार्य करने का एक वह स्थान जहां पर क्रियाएं की जा रही हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के सेमिनार्स हमारे होते हैं, तो उसके आधार से हमारे जैसे हमने बहुत सारे विचारों को सुना, उनका एक आधार निकला, हमने अपने विचार व्यक्त किए, तो इन सबको देखा जाता है, वो होती है कार्यशाला। लेकिन हमारा टॉपिक एक ही होता है। टॉपिक यहाँ पर जैसे चल रहा है वो पर्यावरण है, तो पर्यावरण के आधार पर कुछ रणनीतियां बनाई जाती हैं ताकि उसको हम किस तरीके से सुरक्षित बना सकते हैं। तो उस चीज में हमारी कार्यशाला भी अहम योगदान देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सामूहिक वाद विवाद। सामूहिक वाद विवाद के अंतर्गत ये औपचारिक विधि है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि औपचारिक विधि है जिसमें सत्यता के लिए एक दूसरे का खंडन करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना। यानी कि जो सामूहिक वाद विवाद, जिसको हम डिबेट भी बोलते हैं, कि जब दो व्यक्ति नहीं, इसमें कई सारे व्यक्ति भाग लेते हैं और आपस में जब विचार विमर्श करते हैं, एक ग्रुप हमारा डिस्कशन जो होता है उसके आधार पर एक बात करता है, दूसरी उसकी एक आलोचना करता है, तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है हम उसको सत्य मानते हैं। तो वो सत्यता के लिए जो वाद विवाद किया जाता है उसको कहा जाता है यहाँ पर सामूहिक वाद विवाद। और अंत में आता है हमारा यहाँ पर गृह कार्य। गृह कार्य वो है कि जब कक्षा में कोई कार्य किया जाता है, तो उसके बाद बालक ने कितना सीखा, क्या सीखा, पर्यावरण के आधार पर कुछ ऐसा टॉपिक दिया जाए बालकों के घर जाकर के वो कुछ प्रायोगिक वर्क भी करे, कुछ अपने एक सैद्धांतिक वर्क भी करे। तो वहां पर जो है अपना साथ में अपने इन्वॉल्व करे, तो अपने परिवार वालों को करे, अपने समाज वालों को करे, ताकि एक उचित रूप से यहाँ पर जो हमने देखा था इसका कि प्रौढ़ और छात्र दोनों ही जब बैठ करके किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं, तो वहां पर उसका निष्कर्ष एक अच्छा निकलता है और दोनों ही जागरूक बन जाते हैं। तो ये इसकी रणनीतियां थी, या हम कहें इसकी शिक्षण विधियां थी। तो यहाँ हमने इसकी रणनीतियां देख ली, इसके क्षेत्र देख लिए। अब हम तीसरा और एक अहम हमारा जो बिंदु है वो ये है, पर्यावरणीय शिक्षा में समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका। वैसे तो क्रियात्मक अनुसंधान हमारा एक साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, और उसको हम देखते हैं कि ये साइकोलॉजी में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन नहीं, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कि हम इसको हर विषय में करते हैं, क्योंकि इसका तात्पर्य ही यही है, इसका अर्थ ही यही है। बस एक थोड़ी सी इसमें ये बात होती है कि हम इसको विद्यालय में प्रयोग करते हैं इस वजह से। लेकिन इसके अंदर हम कहेंगे ये केवल मनोविज्ञान का टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारा हर विषय से संबंधित है। हर विषय में हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं और कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। जैसे क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य है कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों, प्रशासकों, निरीक्षकों द्वारा विद्यालय की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके उनमें सुधार लाना ही क्रियात्मक अनुसंधान है। अब हम यहाँ पर कहें कि विद्यालय में कार्यरत, जो विद्यालय में कार्यरत होते हैं, चाहे वो हमारे प्रबंधक हो, चाहे हमारे अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो, छात्र हो, या कोई भी हो, उनसे संबंधित ही हम जानकारी लेते हैं क्रियात्मक के किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, वो भी एक मानसिक रूप से। अब हम ये देखते हैं कि मानसिक रूप से तो हम हर कार्य को करते हैं। जब हर कार्य में हम अपना दिमाग लगाते हैं, क्या सही है,
क्या गलत है, इस चीज को हम अपनी युक्तियों के आधार से सॉल्व करते हैं, तो वहां पर हम इस चीज को कहें कि ये केवल साइकोलॉजी का है, तो नहीं, वहाँ हर विषय को हम अपने दिमाग से ही सॉल्व करते हैं, उसकी समस्याओं को। तो वहां पर हमारा क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, समस्या का निवारण करने का एक ऐसा साधन होता है, ऐसी कौन सी युक्तियां होती हैं जिसमें दिमाग से हम उसको सुलझा सकते हैं, तो वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है और वो किसी भी विषय में संबंधित रख सकता है। अब इसके देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के पद, इसके पद बताए हैं और ये हमारे क्रम वाइज ही सारे आए हैं, ये नहीं है कि कोई हम कहीं पर भी रख दें। वो कैसे? सबसे पहले हमें समस्या का पता लगाना होता है कि समस्या है क्या। अब हम यहाँ पर पर्यावरण को देख रहे हैं, तो पर्यावरण यानी हमारी एक समस्या है जो आज वर्तमान समय में बहुत बड़ा रूप ले चुकी है कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो वहां पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर किसी भी समस्या को ले सकते हैं, लेकिन पर्यावरण है इसलिए हम पर्यावरण को बता रहे हैं कि समस्या का पता लगाना। पहले तो पर्यावरण क्यों आज के समय में ये प्रदूषित हो रहा है, इस चीज को हमें समझना होगा। तो ये एक समस्या है। क्यों लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, ये हम एक समस्या है। तो हमें इनमें से किसी एक टॉपिक को लेना है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कैसी समस्या है कि इतना जागरूक करने के बावजूद भी लोग अगर जागरूक नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, उस क्यों का हमें एक पता लगाना है। तो वो एक समस्या है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर समस्या का पता लगाना है। दूसरा आता है विचार विमर्श करना। जब हमारे पास समस्या है, जब समस्या होगी तब हम उस समस्या के ऊपर विचार विमर्श आराम से करेंगे। अब मेरे पास, आपके पास एक समस्या थी, आपने मुझे एक टॉपिक दे दिया कि मुझे समस्या इसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर समझाइए, तो वो एक समस्या हो गई। अब यहाँ पर मैं और आप दोनों मिलकर के समस्या का एक विचार विमर्श करते हैं। मैं अपने विचार रख रही हूँ, मेरे विचारों को सुनने के बाद आप अपने विचारों को रखोगे। जब आपके भी अपने विचार निकल करके आएंगे तब उससे जो एक समाधान निकल करके आएगा वो हमारा एक ऐसा उत्तर होगा जो हमारी समस्या का समाधान होगा। तो यहाँ पर आपस में हमें पहले समस्या को चयन करना है, उसके बाद में विचार विमर्श करना है और फिर उसके बाद योजनाओं का चयन व उपकल्पनाओं का निर्माण करना है। फिर उसके जब हमारी समस्या का चयन हो जाएगा और हमने विचार विमर्श भी कर लिया आपस में, तो यहाँ पर कुछ योजनाएं बनाएंगे हम कि इसको किस तरीके से सही बना सकते हैं। अब हमें इसी पर एक कार्य करना है, आगे बढ़ना है, इसको गति देनी है। तो वहां पर हमने कुछ योजनाओं का निर्माण किया। किस तरीके की योजनाएं होंगी वो हमारा जो हमारा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग होती है। पर्यावरण चल रहा है, पर्यावरण को हम किस तरह से प्रदूषित होने से रोकते हैं, तो यहाँ पर उसी से संबंधित हमें अपनी परिकल्पनाएं तैयार करनी होती हैं। फिर हमने यहाँ पर चौथा देखा कि तथ्यों को संग्रहित करने की विधियों का निर्माण। जब हमने यहाँ पर समस्या का पता लगा लिया, विचार विमर्श भी कर लिया, योजनाएं भी बना ली हमने कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तब हम कुछ तथ्यों यानी कुछ टूल्स ऐसे हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास जब टूल्स होंगे तो हम किसी भी समस्या का समाधान आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमें भूख लगी है और भूख लगने पर हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए हमें क्या होगा, किचन में जाएंगे, किचन में देखेंगे कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, यानी भूख लगी एक समस्या है, उसके बाद हमने समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया कि हम किचन में गए, वहां विचार विमर्श किया, यहाँ कुछ नहीं है। तो वो हमारे माइंड ने ही आपस में हमने देखा कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, हमने क्या किया, कुछ टूल्स लिए। अब टूल्स का मतलब ये है कि जैसे हमें भूख लगी, जिस चीज को भी हम चाहते हैं जल्दी क्या बन सकता है, यानी विचार विमर्श करने पर हमने ये किया। तो यहाँ पर योजनाओं को चयन यानी एक ऐसे निर्माण किया कि क्या बनाना चाहिए, कि योजना बनाई, रोटी बनानी है, चावल बनाने हैं, क्या बनाना है या कुछ और एक्स्ट्रा बनाना है। तो उसी तरीके से हमने योजना बना ली। अब उसी जो हमने बनाया, सपोज करो हमने मैगी की इच्छा जाहिर की, तो हमें मैगी बनानी है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, योजना बन गई मैगी की। अब टूल्स हमें चाहिए, हमें कढ़ाई चाहिए, हमें कलछी चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, हमें मसाले चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें मैगी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक ऐसा टूल्स का काम करता है कि वहां हमने संग्रहित किया, इकट्ठा कर लिया हमने उस चीज को। तो वहां हमें अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए टूल्स का अपने अंदर नहीं, अपने पास हमने इकट्ठा किया, क्योंकि जो समस्या है उसका समाधान आसानी से हो सके। इसके बाद आता है
योजना को लागू करना। जब हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं तब हम अपने यहाँ पर योजना है उसको लागू करते हैं। अब हमने अपना जो भी हमने कार्य करना था उस पर हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं निष्कर्ष निकालना। जब कार्य हमारा हो जाता है तब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है, कितना और करना है या कितना अभी हमारा हो चुका। तो ये हमारा निष्कर्ष निकलना है, हम कहाँ पहुंचे वो हमारा एक सार बन जाता है, तो वो निष्कर्ष है। तो इसी तरीके से पर्यावरण पर भी हमने देखा क्या क्या विचार विमर्श किया, क्या टूल्स हमने उसको संरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाए। उसके बाद हमने निष्कर्ष भी निकाला कि हम कहाँ तक पहुंचे, इसका मूल्यांकन क्या है, हम अपना जो हम चाहते थे क्या वो हो पाया, उतना पर्याप्त मात्रा में सही है अथवा गलत, हमें और करना है। इस तरह से एक निष्कर्ष निकल करके आया। फिर देखते हैं हम यहाँ पर नतीजों पर विचार विमर्श। जब निष्कर्ष निकल करके आ गया तब फिर हमने उसके नतीजों पर विचार विमर्श किया कि ये जो हमने किया है अगर इसको इस तरीके से करते तो शायद और अच्छा होता, या हम इसको थोड़ा सा ज्यादा ही कर गए हैं पर कोई बात नहीं है, ये भी अच्छा है, आगे और भी काम देगा, या हम इसको और किस दिशा में मोड़ सकते हैं, या इसके लिए और कितने टूल्स की आवश्यकता होती है। तो ये हमने विचार विमर्श किया उसके नतीजे पर, जो निष्कर्ष निकल करके आया था उसके नतीजे पर। और अंत में जब ये सही है हमारा पूरी तरह से कि हाँ हम संतुष्ट हैं अपने क्षेत्र वाइज, यहाँ पर जो आपने देखा था कि क्षेत्र वाइज जो हमने देखा था इसको कि वहां हमारे एरिया में ये एक बिल्कुल परफेक्ट हमने वर्क किया है, इसको सुरक्षित कर दिया, हमने एक संरक्षण प्रदान कर दिया, हमारा पर्यावरण एकदम सुरक्षित है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं तो वो नियम हमारे कहाँ तक सही है और जनता इसको फॉलो कर रही है अथवा नहीं कर रही, तो वो सारी प्रक्रिया इसके अंदर आती है। जब ये बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो गया, यानी अब सामान्यीकरण हो गया, अब बिल्कुल सही है, अब इस पे और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जैसा हम चाहते थे वैसा ये निकल करके आया है, तो ये हमारा हो गया सामान्यीकरण। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि इसके जो क्रियात्मक अनुसंधान है, कहने को ये हमारा साइकोलॉजी का होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्यावरण में इसको प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये हर विषय से संबंधित होता है, क्योंकि इसका जो कार्य है वो ये है कि विद्यालय में रहते हुए हर कोई व्यक्ति, इससे कोई भी अछूता नहीं है, हर कोई व्यक्ति जिसमें चाहे बालक हो चाहे विद्यालय में कार्यरत कोई भी व्यक्ति हो, वो सब इस चीज को प्रयोग कर सकते हैं। वहां की समस्याओं, किसी भी समस्याओं को, किसी भी विषय की समस्याओं को इससे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस कुछ पॉइंट हैं उनको देखा जाता है, ये सारे, और इनके आधार पर ये क्रमवाइज होते हैं। तो यहाँ हमने एक ही वीडियो में आपको 3 पॉइंट आज समझाने की कोशिश की है और आशा करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं और कोशिश करूँगी। और अगर आपके खुद के कुछ और पॉइंट्स हों तो आप मुझे वो आप मेरे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं ईमेल आईडी अपनी फिर से डाल दूँगी, तो वहां मैं आपका और जो भी पॉइंट आप चाहते हैं उसको भी कराने की कोशिश करूंगी। जैसा अभी मैंने पिछली वीडियोस में भी यही कराया, आज भी मैं यही करा रही हूँ। इस वीडियो को भी मैंने इसी तरीके से किया है आपके लिए। तो ये बीएड सेकेंड ईयर या हमारा 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही उपयोगी एक पॉइंट है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको उन लोगों तक इसको शेयर कीजिए जहां इसको आवश्यकता है। जो लोग बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कुछ भी कर रहे हैं वहां तक इसको पहुंचाएं। साथ ही साथ ये हमारा सीटेट, टेट या कोई भी स्टेट का टेट हो वहां पर भी ये हमारा यूजफुल है। तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर मेरी किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि उन्हें हर वीडियो समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।